हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सेट 1 और सेट 2 सॉल्व कर लिया होगा। अब हम सेट 3 सॉल्व करेंगे। एक बार और बता दूँ मैं आपको कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हो सकता है कि आपको इसी पैटर्न में मिले, मतलब कि अलग से आपको आंसर शीट ना मिले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करना हो। तो ये पूरा पैटर्न जो है वो मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया है, आप इसको अच्छे से फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पता है, पहले 5 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड हैं। आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना होता है, सीधा आपको ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन साथ में बताते चलती हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू है ना, इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, और वो है लोकल। ठीक है, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू जो होता है वो सेम चीज़ होता है। तो लोकल वैल्यू हमें बतानी कि 5 की क्या होगी इस नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस टेंस, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए वंस टेंस, है ना। ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। तो 5 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, 1000 में आ रहा है। ठीक है, 5000। तो मैं ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी वाला, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज़ 50 देन प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की प्राइस पूछ रहा है क्या होगा। अब हमें ये दिया क्या है कि 10 पेंसिल जो है वो हमें 50 रुपये की मिल रही है। ठीक है, तो एक पेंसिल कितने की मिलेगी। तो जब भी आपको एक का पूछे, एक का हमें पूछ रहा है तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये जो हमें 50 दिया हुआ था, इस 50 को हम इस 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 50 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 5। तो आंसर 5 सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज क्या होगा इन सभी नंबर्स का। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हैं सबको प्लस कर दो। ठीक है, इनके बीच में ऐसा कॉमा रहेगा। 12 + 13 + 15 + 17 + 18। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। इनको प्लस करेंगे। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 75। इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर आपको पता है 15 5 से 75 होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, 15। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में आपको सिंपल सा प्लस करने बोल रहा है, लेकिन डेसिमल वाला प्लस है। तो जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को लिखें ना तो पॉइंट का ध्यान दें। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं, पहला नंबर है 0.45। ठीक, अब इसके नीचे 0.65, तो 0 पॉइंट के नीचे 0.65, ऐसा इसको प्लस करना है। तो प्लस हम जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही होगा। ये 5 + 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 4 10 + 1 11, कैरी 1, यहाँ से आंसर 1, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट, तो हमें दिख रहा है हमारा आंसर 1.1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ एन एंगल कॉल्ड फॉर मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। जैसे कि इसके पहले वाले साइड में हमने देखा था कि लेस देन 90 डिग्री पूछ रहा था। ठीक है, तो 90 डिग्री के आसपास क्या लिखा है उसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ सिर्फ 90 डिग्री बोला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, अगर वहीं आपको मोर देन 90 डिग्री बोलता तो आपका आंसर ऑब्ट्यूज होता, और अगर लेस बोलता तो एक्यूट होता। ठीक है, तो लेस लिखा है कि नहीं या मोर लिखा है कि नहीं, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे 90 बस बोला था इसलिए आपका आंसर ए राइट एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं आप अपने सेकेंड, जो कि 2 मार्क्स वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख करके सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक, तो जब आपका ऐसे रेडी टू आंसर वाला होता है ना, जहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना होता है, तो वहाँ पर आपकी ये दिक्कत होती है कि आपका जो पोर्शन है आंसर लिखने का वो ना बहुत लिमिटेड होता है, आपको इतने में ही सॉल्व करना है। और अगर आपने पेन से इतने में ही कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपके पास स्पेस नहीं होगा सॉल्व करने का। तो जो भी आप सॉल्व करें उसे ध्यान से करें, है ना, कुछ मिस्टेक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शॉपकीपर, ये होगा आपका बॉट, बॉट मतलब खरीदना। ठीक है, तो बॉट अ सैक ऑफ राइस, मतलब एक राइस का बोरा खरीदता है, कितने रुपए का, 1250 रुपीज़ का, और उसे बेच देता है कितने पे, बोल रहे 75 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है और कितने में ख़रीद के लाया है वो दिया है, और आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, कितने का ख़रीद के लाया, तो बोल रहा है 1250 का ख़रीद के लाया और प्रॉफिट हुआ उसे 75 रुपीज़ का। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर,
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जितने का खरीद के लाया प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ, दोनों को प्लस कर दो तो कितने का बेचा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितने का खरीद के लाया, 1250 का खरीद के लाया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 75 का प्रॉफिट हुआ, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 5 12 1 3, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹1325। ठीक है, 1325 इतने का वो क्या करेगा, सेल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है कि 5 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमें पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे। ठीक, तो हमें 5 के लिए पूछ रहा है, तो हमें पता है 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें आप 5 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 500 पैसे। तो 5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 500 पैसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें टाइम का क्वेश्चन है ना, आवर्स और मिनट्स में दिया है और बोल रहा है कि इनको ऐड करना है। ठीक, तो हम ध्यान रखेंगे कि आवर्स को आवर्स वाले के नीचे लिख लें और मिनट्स को मिनट्स वाले के। तो 3 आवर्स 30 मिनट्स दिया है और यहाँ पर 2 आवर्स 15 मिनट्स दिया है, तो आवर्स वाले को आवर्स के नीचे और मिनट वाले को मिनट के नीचे। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको सीधा ऐड बोला है तो प्लस कर देना है। यहाँ से चालू करेंगे प्लस करना तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 + 1 4 है ना, और यहाँ पे करेंगे तो 3 + 2 5। ठीक, आपका आंसर आ गया 5 आवर्स 45 मिनट्स। ठीक है, चलिए इसमें बोल रहे हैं नेक्स्ट शेप बनाइए, क्या आएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना अलग अलग लॉजिक लग सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक बबल दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं स्क्वायर तो वैसे ही चल रहा है, तो हम स्क्वायर तो बना ही लेते हैं, हमारे नेक्स्ट आंसर में स्क्वायर तो दिखेगा ही। ठीक है, चेंज कौन हो रहा है, ये बबल चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कहाँ चला गया, इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ से और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ से वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए सेट 1 में भी एक ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको इस तरीके का दिया हुआ था। ठीक है, एक ऐसा दिया था, उसका नेक्स्ट पैटर्न ऐसा दिया था, फिर उसके नेक्स्ट में वो ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो इसके कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, अब वो आपके चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले लॉजिक को सही समझता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लेफ़्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन बताया था, साथ में एक और लॉजिक बन सकता है। देखिए कि 90 डिग्री पे वो एंटी क्लॉकवाइज से टर्न हो रहा है ना, एक बार टर्न हुआ तो सीधा हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से भी वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा बना। ठीक, 90 डिग्री। अब यहाँ से फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा तो कैसा बन सकता है, ऐसा, यहाँ से ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा आगे तो कैसा हो जाएगा, इधर का एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, तो इधर से ऐसा भी बन सकता है। तो ये पैटर्न भी इसका सही है। ठीक है, तो लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ का आंसर जो है वो वेरी कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है ना ट्रिकी होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बोल रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपके 3 मार्क्स वाले अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 10th क्वेश्चन में आपको फिर से पता है कि 2 टाइप के आप मतलब 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ए और बी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें बोल रहे हैं सब्सट्रैक्ट करना है। अब सब्सट्रैक्ट करते समय आपको बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि अगर यहाँ पर फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है तो आप ध्यान देंगे इसको कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है ना उसे ऊपर लिखना होगा। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे इसे ऊपर लिख के माइनस करने लग जाते हैं। ठीक, तो फ्रॉम मतलब इसमें से, इससे माइनस करना है आपको, तो इसको पहले ऊपर लिख लो। ठीक है, तो 80780 इसको ऊपर लिख लिए। अब इसको इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो, 1 से लिखना स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के नीचे कौन आ जाएगा, 6, फिर 2, फिर 7, फिर 9 और फिर 5। जब भी आप एक के नीचे एक अच्छे ध्यान से लिखेंगे ना तो आपका सॉल्व करने में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से बोरो। तो ये कितना बन जाएगा, 10। अब इसने बोरो दिया तो ये कितना बन गया, 7। 10 में से 6 गया, बचा 4। ठीक है, अब 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये बचा 5। 7 में से 7 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 0। क्या आपका 0 में से 9 माइनस होगा, नहीं होगा, तो फिर से अगेन आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बोरो। तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। ठीक है, इसने बोरो दिया तो ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा। तो आपका आंसर आ गया 21,000
54। ठीक, चलिए बी क्वेश्चन जो है इसमें डिवीजन करना है। ठीक है, तो डिवीजन के लिए पहले हम अपना इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक, 816 यहाँ जाएगा और किससे डिवाइड करना है इसे, 8 से। फर्स्ट नंबर्स को देखेंगे हम, फर्स्ट डिजिट को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। अब 8 का टेबल पढ़ना है 8 आने तक, तो 1 बार में ही आ जाएगा, 8 1 सा 8, माइनस कर लो। ठीक है, 1 को उतारेंगे, अब क्या 8 के टेबल में 1 आएगा तो आ ही नहीं सकता है ना, तो यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, 0, और नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारना पड़ता है, तो 6 अब उतारेंगे। ठीक है, तो 8 का टेबल अब 16 आने तक पढ़ना है। ठीक है, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 2 ज़ा आपका 16 होगा, और फिर माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिवीजन सॉल्व होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आपको पता है कि आपको ऑप्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं ना, जैसे कि एक फ्रैक्शन का होगा और एक आपका यूनिटरी मेथड वाले चैप्टर से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों सॉल्व कर रही हूँ, और आपको पता है कि आपको एग्जाम में किसी एक को ही सॉल्व करना होगा। ठीक, चलिए, तो 11 में पहले ये वाला जो यूनिटरी मेथड वाला है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 3 पेन्स कैन बी बॉट फॉर ₹15। अगर आप 3 पेन खरीदते हैं, है ना, 3 पेन्स आप खरीदते हैं, तो इसका प्राइस कितने का देता है हमको, 15 रुपीज़ का। ठीक है, हाउ मच मनी विल हैव टू पे टू बाय 15 पेन्स। अब 3 खरीद रहे हो तो 15 रुपये लग रहा है। 15 अगर पेन खरीदना है तो कितना लगेगा, देखो हम पहले ना 1 पेन कितने का मिलेगा ये निकाल लेते हैं, और 1 का निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक पेन जो है वो कितने का है, 5 रुपये का है। ठीक है, 5 रुपीज़ का है। ये किसका पता चला, 1 का। अब जब 1 का पता चल जाता है और ज़्यादा का निकालना है ना, 15 का निकालना है, अब हमें कितने के लिए निकालना है, 15 के लिए निकालना है, तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 1 5 का था, तो 15 कितने का हो जाएगा, 15 × 5, यह आ जाएगा आपका ₹75। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखेंगे, जब 1 के लिए निकालना होता है तब डिवाइड करना होता है, और 1 से अधिक के लिए निकालना है तब आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है कि राइट दिस फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसे इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो दोनों में से कोई भी लिखा रह सकता है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या बोल रहे हैं ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग मतलब भी वही कि आपको छोटे से बड़ा लिखना है। तो देखो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, सेम नंबर लिखा है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान हो गया है। सेम नंबर लिखा है तो पहले जो नंबर लिखे है ना उसी को लिख लो। ठीक है, अब क्योंकि हमें छोटे से बड़ा अरेंज करना है ना, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे का नंबर सेम हो, तो ऊपर आप इसे क्या करो, सीधा सीधा छोटे से बड़े नंबर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 1 है, 1, अब सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर को देखना है, 1 है। उसके बाद वाला नंबर 2 है ना, 2 से बड़ा 3 है, और 3 से बड़ा 4 है। तो इस तरीके से आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, ये कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है तब। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो वो आपका ऑप्शन वाला था, फ्रैक्शन वाला है ना। तो ए आपने सॉल्व किया असेंडिंग ऑर्डर, बी और सी। ठीक, तो तीनों को ही सॉल्व करना होता है। तो बी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 6 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, है ना, और ये जो है वो नंबर रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 6 2 ज़ा 12, 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए माइनस वाले में आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं 7/10 में से 3/10 को माइनस करना है। तो फिर से हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो फिर से डिनोमिनेटर हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि इस बार माइनस करना है। ठीक, एलसीएम जो है उसका 10 ही आएगा। ऊपर जो नंबर लिखे हैं 7 - 3, जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तब एलसीएम की कोई दिक्कत नहीं होती, हमें जो नंबर दिख रहा है आपको वही लिखना होता है। ठीक, 7 में से 3 माइनस होगा तो ये 4/10 होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चाहें तो ला सकते हैं, जैसे कि इसे डिवाइड कर देंगे 2 की टेबल से, तो ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो आपका आंसर आ गया 2/5। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके पहले के जो अपन 1 और 2 सेट देख रहे थे ना, उसमें आपको क्या करना था, एक्सिस बनाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक्सिस बनी हुई है, आप बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए, सिमेट्रिकल बोल रहे हैं ना, तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या होता है कि जो एक्सिस बनी है उसके दोनों तरफ का जो पैटर्न आपको बना हुआ दिख रहा है वो सेम दिखना चाहिए। जैसे कि ये एक्सिस है तो इसके इधर भी हमें एक ट्राइंगल जैसा शेप दिख रहा है और इधर भी जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है वो सेम बना है। तो बोल रहा है अगर ऐसा है तो वहाँ पर राइट लगाओ। तो यहाँ पर दिख रहा है तो ये हमें सही लग रहा है, ठीक है। इसमें भी देखें, अगर ये जो लाइन एक्सिस पहले से बना के दी गई है, इसके दोनों तरफ का जो फिगर्स है वो हमें कैसे दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो ये भी सिमेट्रिकल होगा। अब इसमें देखते हैं, तो ये जो एक्सिस इसने बना के दी है, इसमें एक तरफ तो इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, लेकिन नीचे देखिए तो ये जो है वो आपके 4 साइड्स में कन्वर्ट हो चुका है ना, ये ट्राइंगल जैसा नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिकल इसका नहीं है, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पता है कि ऑप्शन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक तो आपका एक्सिस वाले चैप्टर से हो गया जिसमें आपकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी होती है, और दूसरा जो है वो एंगल वाले चैप्टर से, इसमें आपको एंगल्स बनाना होता है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि 130 डिग्री और 35 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले 130 डिग्री का बनाते हैं। इसके लिए अपन स्केल से एक लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से, प्रोटेक्टर लिया आपने, प्रोटेक्टर को हम कहाँ पर रखेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना मार्क, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है, ऐसा कि ये आपका अलाइन हो सके, ठीक। इसको ध्यान से रखना है। इसको अलाइन होने के बाद हमें देखना है 130 डिग्री किधर आ रहा है। तो जो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो जो अंदर वाली स्केल चलती है ना, अंदर जो दिखा रहा है नंबर, वहाँ से आपको चलना है आगे, ठीक है। तो हमें अंदर में 130 कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे मार्क कर लेंगे 130 और दोनों ही पॉइंट्स को आप मिला, तो इसे मिलाने के बाद हमें इस तरीके से हमारा एंगल फॉर्म होते हुए दिख जाएगा। और ये जो एंगल आया वो आपका कितने का हो गया है, 130 डिग्री का। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसे, ABC, ठीक। चलिए 35 डिग्री का बना लेते हैं। 35 डिग्री बनाने के लिए भी हम पहले क्या करते हैं, स्केल से वाली लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लाइन मार्क करने के बाद अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से फिर से प्रोटेक्टर को हम कहाँ रखेंगे, जहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। और इस बार हमें कितना बनाना है, 35। तो देखो फिर से अंदर वाली स्केल को फॉलो करना है, ये रहा 30 और ये रहा 40, तो 35 कहाँ पे आएगा, दोनों के बीच में आएगा। तो ये रहा हमारा पॉइंट, यहाँ पर हमें दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये एंगल जो मिला, ये कितने का मिल गया, 35 डिग्री का, है ना। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं फिर से, आप चाहो तो ABC, ये एंगल 35 डिग्री का है, ठीक है ना। तो देख के समझ में आ रहा है ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है और ये जो है वो एक्यूट है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पर बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये दोनों का ये बताना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के लिए पहले हमें फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16 लिख लेते हैं, मतलब किस किस टेबल से, किस किस नंबर से डिवाइड होता है, किन के टेबल में आता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा आपके 8 की टेबल में और फिर आएगा ये 16 की टेबल में, ठीक है। ऐसे ही आप फैक्टर्स ऑफ 20 भी लिख सकते हैं। 20 किसके टेबल में आएगा, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, फिर आएगा ये 4 की टेबल में, देन 5 की टेबल में, अगेन देन ये 10 की टेबल में और फिर ये 20 की टेबल में, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स चेक करने होते हैं। तो 1 और 1 कॉमन हो गया, सर्कल कर लीजिए जो भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 2 से 2 कॉमन, दोनों में जो है वो कॉमन, ठीक है। तो 4 और 4 कॉमन, इसके बाद हमें कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं दिख रहे हैं, ठीक। हमें क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन पूछ रहा है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। तो हाईएस्ट कॉमन हमें दिख रहा है जिसको हम HCF भी बोलते हैं। तो 1, 2 और 4 कॉमन है और तीनों में बड़ा नंबर कौन है, 4। तो इसका HCF जो है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ फिगर्स, है ना। जितने भी आपको सेम दिख रहे हैं उसको आपको गिनना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये डेटा हैंडलिंग का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले भी हमने 2 सेट्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझना और सॉल्व करना होता है, लेकिन ये सबसे आपका ईजीएस्ट है, ठीक है, टॉपिक। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको पहले से एक टेबल बना के दिया रहेगा इस तरीके से और इसमें लिखा है शेप। तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इसमें से आपको गिन के लिखना है, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल हमें कितने दिख रहे हैं, तो 1, 2, 3, ठीक है। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हाउ मैनी आर देयर पूछ रहा है, कितने हैं, 3 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आपको सर्कल कितने दिख रहे हैं, तो 1, 2, 3, सर्कल भी हमें कितने दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो। अब रेक्टेंगल कितने दिख रहे हैं, तो देखो 1, 2,
3, रेक्टेंगल भी कितने दिख रहे हैं हमें 3, तो रेक्टेंगल भी कितने आ गए 3। अब पूछ रहे हैं स्क्वायर कितने दिख रहे हैं ना, ऐसे वाले जो बॉक्सेस हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो हमें ये कितने दिख रहे हैं 5। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काउंट करके लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। यहाँ पर आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको और ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल वाले चैप्टर का है और ये वाला जो है वो टाइम वाले चैप्टर का है। ठीक है, तो बिल से तो अच्छे क्वेश्चंस आते ही हैं, इसके पहले की भी सेट्स आप उससे प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसानी से आपको बिल वाला चैप्टर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, जितने अब मैंने सेट्स में करवाया ना, सेट 1 2 3 इतने का ही कर लो, आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, चलिए तो 15 से स्टार्ट करते हैं। देखो तो बोल रहे हैं कि अ पर्सन बाइज 2 kgs पोटैटो। ठीक है, 2 किलो वो पोटैटो खरीदता है, 2 kg शुगर खरीदता है, 1 kg फ्लोर खरीदता है मतलब आटा, और 1 kg जैगरी। कितना कितना सामान खरीदा है वो हमें बता दिया है और बोल रहे हैं प्राइस लिस्ट के हिसाब से आप अपने बिल को प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राइस लिस्ट। ठीक है, फिर से ये बिल है। देखो बिल आपको फिर से वही बोलूँगी मैं कि या तो ये बना हुआ रह सकता है या फिर आपको बनाना भी पड़ सकता है, तो इसे आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, ध्यान दे करके आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देखिए बिल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डाल दिया आपने। नाम में मैं फिर से बोलूँगी, एग्ज़ाम में हम नाम लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, आप कुछ भी ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेट आप फिर से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं उसने सामान क्या क्या ख़रीदा, यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला सामान उसने क्या ख़रीदा है, पोटैटो, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर पोटैटो। फर्स्ट उसने क्या ख़रीदा, पोटैटो। सामान का नाम बस लिखना है। ठीक है, ये वाले आइटम डिस्क्रिप्शन में। सेकंड उसने क्या ख़रीदा है, शुगर। ठीक है, फिर उसने ख़रीदा था फ्लोर और फिर उसने ख़रीदा था जैगरी। तो जितना सामान उसने ख़रीदा था आपको वहाँ क्वेश्चन में जो लिखा है वहीं से देख करके इसमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी, मतलब कितना कितना ख़रीदा। जैसे कि यहाँ से देखेंगे हम, पोटैटो को उसने 2 kg ख़रीदा, शुगर भी 2 kg ख़रीदा, फ्लोर 1 kg ख़रीदा, जैगरी 1 kg ख़रीदा। तो ये जो 2 kg 1 kg 1 kg इसी को हमको यहाँ पर लिखना है क्वान्टिटी में। ठीक, चलिए तो पोटैटो कितना ख़रीदा था उसने, 2 kg। ठीक, शुगर कितना ख़रीदा था, तो शुगर भी उसने 2 kg ख़रीदा था। फ्लोर कितना ख़रीदा, तो फ्लोर 1 kg ख़रीदा, और जैगरी कितना ख़रीदा, जैगरी भी 1 kg ख़रीदा। ठीक है, अब रेट पूछ रहा है। ये रेट हमें कहाँ से पता चलेगा, तो जो प्राइस लिस्ट ये दिया हुआ है ना यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे दिया हुआ है ना, शुगर पहले लिखा है फिर ये बाद में, तो यहाँ पर आपने जैसा लिखा है उसके हिसाब से इसमें से ढूंढ के लिखना है, ये नहीं कि इसको लाइन से लिख दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे पोटैटोज़ का रेट पूछ रहा है, तो पोटैटोज़ का कितना है 15 है ना, तो यहाँ पर आपको रेट में कितना लिखना पड़ेगा 15। ठीक, रुपीज़ पहले से लिखा है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और फिर क्या खरीदा उसमें, शुगर। अब शुगर देखो कितने का है, 40 का है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 40। ठीक, ऐसे ही फ्लोर जो है वो 20 का है, तो फ्लोर जो है वो आटा जो है वो 20 का हो गया। ऐसे ही जैगरी, गुड़ जो है वो कितने का है 30 का है, तो जैगरी कितने का हो गया 30। ठीक है, अब अमाउंट में क्या आता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, तो 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 2 ज़ा 80। यहाँ पर 20 और 1 को करोगे तो 21 ज़ा 20, और 30 और 1 को करोगे तो 31 ज़ा 30। अब आपको करना है सबको ऐड। ठीक, तो ऐड कर लेते हैं, 0 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11 12 13 14 15 16, तो ये आ गया आपका 160 रुपीज़। तो उसका टोटल जो बिल बना वो कितने का बना, 160 का। यहाँ पे आप चाहें तो साइन कर लें। ठीक है, अब ये 15 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ना, वो देखो यहाँ पे बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कि आपको टेबल भी कंप्लीट करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसे भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले टेबल कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टेबल में हमें दिया है मतलब नेम ऑफ मंथ के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, और नंबर ऑफ़ डेज़ भी लिखते जाने हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर उसने जनवरी का लिख के बता दिया हमें 31, फरवरी भी 28 लिखा हुआ है, तो इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है उसको बस। ठीक है, तो जैसे थर्ड में क्या आ जाएगा, मार्च, अप्रैल। ठीक है,
पहले नंबर्स लिख लेते हैं कि आप देखो, फिर से वही बात बोलूँगी मैं कि आपका ये रेडी टू प्रिंट अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसी में आंसर लिखना रहेगा आपको, ठीक है। तो फिर आपको ये टेबल अलग से फिर आप कहीं नहीं बना सकते ना, तो इसमें गलती ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे पूरे 12 नाम इसी में आ जाने चाहिए, 12 मंथ होते हैं, तो आप यहाँ पे सीरीज़ जो है वो पहले लिख लो, उसके बाद उसके सामने सामने नाम लिखते जाओ। तो इस तरीके से हम पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। टेबल का नाम लिख लेंगे, जो भी आपके मंथ्स के नाम थे, है ना। इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में किस मंथ में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं वो भी हमने लिख लिया, और सबको टोटल करा तो कितना आया हमारा 365 डेज़, ठीक। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। पूछ रहा है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो कितने मंथ्स होते हैं, तो हमने कितने मंथ्स लिखे हैं 12, तो आपका आंसर हो गया 12। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ, तो जब इन जनरल जब किसी महीने का नाम नहीं दिया है ना, तब तक हम इन जनरल कितने डेज़ लेते हैं 30 डेज़ लेते हैं मंथ में, जब तक किसी का नाम नहीं दिया। जैसे फेब्रवरी बोल दिया है ना, लीप ईयर बोल दिया, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं 28, 29 या 31, किसी पर्टिकुलर मंथ मार्च में पूछ दिया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर जनरली किसी का नाम नहीं दिया और मंथ पूछा है तो 30 डेज़, ठीक है। फिर पूछ रहा है हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन अ ईयर, एक ईयर में कितने डेज़ होते हैं, तो आपका 365। लीप ईयर पूछेगा तब 366 लिखेंगे, सिंपल सा ईयर पूछा है तो 365 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो स्पेलिंग में ऐसे मंथ्स भी लिख सकते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, यहाँ पर लिखा ही हुआ है स्पेलिंग, ठीक है। डेज़ का भी लिखा ही हुआ है, नहीं आती तो भी आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं, ठीक। वैसे इतनी स्पेलिंग तो आनी ही चाहिए आपको। तो 12 मंथ्स 30 डेज़ 365 डेज़, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 16th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन वाले कौन कौन से चैप्टर हैं, अभी भी अगर आपने एग्ज़ाम से पहले नहीं देखा है ब्लूप्रिंट तो एक बार देख लीजिए ब्लूप्रिंट, है ना। अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिवीजन करने में आसान होगा, कौन से चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करना है नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कैपेसिटी वाले चैप्टर से है और ये आपका वेट वाले चैप्टर से है। तो आप फिर से कैपेसिटी और वेट में आप कौन सा बेटर बन रहा है उसके हिसाब से आप उसे प्रैक्टिस रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बोल रहा है राजेश बॉट इतना लीटर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल, 3 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड 500 ऑफ कोकोनट ऑयल फ्रॉम द शॉप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल डिड राजेश बॉट इन ऑल, टोटल मिला के कितना खरीदा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सनफ्लावर कितना खरीदा है, सनफ्लावर ऑयल जो है उसने कितना खरीदा है 2.250 लीटर्स, ठीक है। फिर उसने मस्टर्ड ऑयल ख़रीदा है, मस्टर्ड ऑयल उसने कितना ख़रीदा है, मस्टर्ड ऑयल उसने 3 लीटर्स ख़रीदा है। अब 3 लीटर्स हो गया मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है ना, तो 0 0 लगा लो क्योंकि ऐड करना है हमें, तो यहाँ की डिजिट्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर ख़रीदा है उसने कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल कितना ख़रीदा है उसने 500 ml। अब देखो लीटर में नहीं है ml में, तो हमें पता है कि जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट्स है ना ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ml वाले को, तो ml वाला पॉइंट के बाद में आएगा, ठीक है। तो अब इसके लीटर में कुछ नहीं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। 0.500 अब ये बन चुका है किसमें लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब 0 लीटर 500 मिलीलीटर ऐसा पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अब इसे प्लस करने बोल रहा है क्योंकि इन ऑल पूरा मिला के पूछ रहे हैं तो पूरे को प्लस कर लेते हैं। 0 का 0, 5 का 5, 5 + 2 7, 3 + 2 5। तो उसने टोटल कितना लीटर ख़रीदा है, तो टोटल उसका 5.750 लीटर इतना उसने परचेज़ किया है, ठीक। चलिए अब इसमें बोल रहा है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट इनटू ग्राम्स, जो आपको दिया हुआ है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, 5 किलोग्राम से, तो हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 5 kg में कितना हो जाएगा, देखो 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 × 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 5000 ग्राम्स, ठीक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और इस क्वेश्चन में भी आपको पेरीमीटर फाइंड करने बोल रहा है रेक्टेंगल्स का, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल्स लिखा भी हुआ है, ठीक। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं साइड को प्लस कर सकते हैं। तो मैं एक फार्मूला से बता देती हूँ और एक सिंपल साइड प्लस कैसे करते हैं उससे बता देती हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2L + 2 विड्थ है। तो लेंथ हमें कितनी दी हुई है, लेंथ हमें फर्स्ट वाले केस के लिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
और विड्थ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। विड्थ जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो रख लो पेरीमीटर के फॉर्मूले में, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2, लेंथ 5 हो गया प्लस 2, विड्थ कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और प्लस कर दो अब 18 सेंटीमीटर है यूनिट, तो यूनिट इसकी सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वाला हो गया। मैंने सेट 1 और 2 में भी फॉर्मूले वाले से आपको बताया। अब इसको सिंपल वाले से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको फॉर्मूले रखने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू और क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो ये साइड भी आपकी कितनी की होगी 2 सेंटीमीटर की, अपोजिट साइड बराबर होती है। ये 4 है तो ये वाला भी कितने का होगा 4 का। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब आप करोगे 2 सेंटीमीटर ये प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 2 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 4 सेंटीमीटर, सबको प्लस कर दो। तो 4 + 2 6 + 2 8 + 4 12। ठीक है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका आंसर है ना, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसका 18 आया है और इसका 12 आया है। ठीक, इसमें क्या हुआ है आपका फॉर्मूले से हमने बनाया है, आप डायरेक्ट इसको प्लस करके बना सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने ऐड किया है। ठीक, इसको भी आप फॉर्मूले से चाहो तो बना सकते हो और इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, इसको बनाया प्लस करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीनों सेट कंप्लीट हो गया। आप तीनों सेट को अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो आप तीनों सेट्स को अच्छे से बना लीजिए, अभी भी 1-2 दिन का टाइम है। ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर आप ये तीनों को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी अगर आप तीनों सेट्स बना लेते हैं ना, तो वो मोर देन इनफ, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहिए, लाइक हिंदी, इंग्लिश, या फिर आपको EVS के लिए सेट्स चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको आंसर रिटन बताऊंगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।